सो नमस्ते एवरीवन, सीएमए एंटर वालों। सर ऐसे कौन से टॉपिक है जो हम लोगों ने पढ़कर जाने चाहिए, क्योंकि अब लास्ट 24 घंटे के अंदर ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि मैं पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ लूँ, सारे के सारे क्वेश्चन आंसर पढ़ लूँ, लेकिन फिर भी सर कुछ ऐसे टॉपिक बता दो। अगर मैं इतना भी कर चल जाऊँ तो मेरा एग्जामिशन तो आ ही जाएगा। और मैं ये बातें जितने भी आप लोगों के साथ में कर रहा हूँ बिल्कुल हवाई नहीं है। क्यों सर? बिकॉज आपके पास पेपर को हमने एनालिसिस किया है और सारे पेपर पैटर्न के अंदर जो जो चीज़ें हम लोगों को समझ में आई है उसके बेसिस पर मैंने आपके लिए क्या किए हुए की टॉपिक्स बता दिए आपको, ये आप लोगों को पढ़कर जाने। और साथ ही साथ में 70 मार्क का पेपर अगर आपका फंसेगा तो कहाँ से फंसेगा। और इसके अलावा सर 30 मार्क के एमसीक्यू अगर हमने कर रहे हैं तो 30 मार्क के एमसीक्यू भी आपके कहाँ से आएंगे। इन दोनों के मैंने आपको 50-50 टॉपिक दे दिए, जैसे वन बाय वन मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। और इस वीडियो के एंड तक बने जरूर रहना, बिकॉज लास्ट में मैं आपको ऐसे ऐसे टिप्स बताऊंगा जो आप लोगों के पेपर को चार चांद तो लगा ही देंगे। वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, ऑलमोस्ट मस्ट प्रिपेयर, मतलब अगर मैं यहाँ पे टॉप 50 टॉपिक दे रहा हूँ, आपका पूरा सब्जेक्ट याद नहीं है चलेगा, लेकिन ये 50 टॉपिक के जितने भी मानो 50 सेक्शन है, 50 कंसेप्ट है, ये आपके बाय डिफॉल्ट लर्न होने चाहिए, कंटेस्ट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? कंटेस्ट होने चाहिए। जैसे अभी शुरू करते हैं। नंबर 1, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। देर आर टोटल 6 ड्यूटीज अंडर सेक्शन नंबर 166। तो ये सारी की सारी ड्यूटीज आपकी बाय डिफॉल्ट लर्न होनी चाहिए। सर क्या होता है ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर? जब भी कोई भी कार्य करोगे कंपनी को मेमोरेंडम को आर्टिकल को ध्यान में रख के करना है। जब भी कोई कार्य करोगे गुड फेथ में करना है। इसके अलावा ऐसे सिचुएशन में मत आ जाना कि अनड्यू इन्फ्लुएंस, मतलब अननेसेसरी अनफेयर एडवांटेज ले लो क्या अपने पोजीशन के बारे में। अपने ऑफिस को कभी किसी को असाइन मत करना है। जब भी काम करो गुड फेथ में कर रहे हो विद एम की कंपनी के ऑब्जेक्ट को सेटिस्फाई करना है और सब लोगों का सही होना चाहिए। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर दिया हुआ है, पढ़ो। सर इसके अलावा यहां से थ्योरी मिल सकता है तुमको, है ना। और कहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है 6 ड्यूटी का, प्रोबेबिलिटी केस स्टडी की, बट वेरी कम लेस। बिजनेस एथिक्स। सर बिजनेस एथिक्स में आपको क्या आ सकता है? नेचर, इंपॉर्टेंस, रिलीवेंस ऑफ द बिजनेस, है ना। थ्योरी क्वेश्चन डायरेक्ट ऑलमोस्ट सारे पेपर में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट बेलमेंट की ड्यूटीज ऑफ बेलर, ड्यूटीज ऑफ द बेली, और अनऑथोराइज यूज का जो है वहाँ पे तो केस स्टडी भी देखने के लिए मिलता है ना। विदाउट कंसेंट अगर मैंने गुड्स को अनऑथोराइज तरीके से यूज़ किया है तो ग्रेटिशियस बेलमेंट है, नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट है, उसके ऊपर अच्छे से लर्न करके जाना। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इसका डिफरेंस जनरली मिलता ही है। सर ऑडिट कमिटी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। सर इसके अलावा बोर्ड रिपोर्ट के अंदर टोटल 15 पॉइंट है, वो सारे के सारे पॉइंट आप लोगों की लर्न होने चाहिए। सर इसके अलावा मिसरिप्रेजेंटेशन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपको केस स्टडी भी देखने के लिए मिल सकता है, थ्योरी क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल सकता है। वुमेन डायरेक्टर वैसे तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट याद रखना ऐसी कंपनी जिसके अंदर जो लिस्टेड है कंपलसरी एक वुमेन डायरेक्टर लगता है, या ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना 100 करोड़ और मोर या टर्नओवर 300 करोड़ और मोर होगा, उसको भी वुमेन डायरेक्टर एप्लीकेबल होता है। एक बार एक कंपनी को वुमेन डायरेक्टर एप्लीकेबल हो गया और वुमेन डायरेक्टर का पोजीशन वैकेट हो गया, तो कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर चाहिए, 2 है, एक चली गई कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक वुमेन डायरेक्टर वही चली गई या 2 है, दोनों के दोनों चले गए, वैकेंसी हुआ तो वुमेन डायरेक्टर का वैकेंसी कितने दिन में फिल करता है? तो 3 मंथ और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर, तब तक फिलअप करना पड़ेगा। और एक कंपनी बनी ही पेड अप कैपिटल 100 करोड़ के साथ में, इनकॉर्पोरेशन में ही पेड अप शेयर कैपिटल इतना है, तो आपको वुमेन डायरेक्टर डे 1 पे एप्लीकेबल हो गया। कहाँ से लाओगे? आपको 6 महीने का समय दिया उन वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए। तुम्हारे सिलेबस में नहीं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। की मैनेजरियल पर्सन उनके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर उसके अलावा डायरेक्टर रेजिग्नेशन 168, इसके अलावा एरियाज ऑफ बिजनेस एथिक्स, CSR, फिड्यूसरी वगैरह, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। माइनर एग्रीमेंट उसके टोटल 9 पॉइंट है वो। शेयर होल्डर राइट्स अंडर द कंपनीज एक्ट क्लास वाला चैप्टर। इसके अलावा सर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तुम्हारा ऑल 6 मोड जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा। सर कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के 5 टाइप्स सबके सब याद रखने पड़ेंगे। सर इसके अलावा कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट 6 टाइप्स उसके, यू नीड टू रिमेंबर दैट। उसके बाद में रिमूवल ऑफ डायरेक्टर 169 हो गया आपका। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल चैप्टर नंबर 1 से हो गया। उसके अलावा पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी का कैलकुलेशन आ सकता है, एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में आ सकता है, तो वो आपने करना है। और मैं साथ में बताया ये कौन से पेपर में आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, मीनिंग एंड एट्रीब्यूट यहाँ पर आपको पूछ सकते हैं। मिनिमम वेजेस, प्रोसीजर, फिक्सिंग वगैरह के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ESI के बेनिफिट टू इंश्योर्ड पर्सन क्या मिलते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। पावर ऑफ इंस्पेक्टर अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, जहाँ पे मैंने आपको
संदीप भैया का वीडियो दिखा के ये वाला चीज़ समझाया था रेगुलर क्लास में। ई कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा, 1% कंपनी के ऊपर फॉर्मेशन कन्वर्जन। अब कन्वर्जन वाला तो कंपलसरी नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद में डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म बाय कोर्ट कब कब हो सकता है, याद रखना। मैंने आपको एक पूरा स्टोरी क्रिएट करके बताया था कि मेरी शादी हुई, मैं तो क्या हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया, वन ऑफ द ग्राउंड, अनसाउंड माइंड हुआ, एड़ेपने करने लग गया, मेरे बीबी ने मेरे को क्या कर दिया, सर के ऊपर मारा, सर के ऊपर मारा तो मैं परमानेंटली डिसेबल हो गया। अब मैं डिसेबल हो गया तो मेरा शेयर मैंने ट्रांसफर किसी को किया, जिसको किया वो मिसकंडक्ट कर रहा था, वहाँ पे लड़कियों को छेड़ रहा था, याद आ रहा है क्या? इसके लिए लड़कियाँ छोड़ के जा रही थी, फिर उससे एग्रीमेंट किया, वो कंसिस्टेंटली ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट करता था। मैंने एक स्टोरी बताया था, यू नीड टू रिमेंबर दैट। सर, राइट एंड द लाइबिलिटी ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स के डिफरेंस बिटवीन एकोमोडेशन बिल, राइट ऑफ द पार्टीज के ऊपर, ओपीसी का एनुअल रिटर्न कितने दिन में फाइल होता है, वैकेशन ऑफ ऑफिस। सर, सेक्शन 8 कंपनी में फीचर रिवोकेशन के ऊपर मिलेगा क्वेश्चन, कन्वर्जन प्राइवेट कंपनी टू एलएलपी वाला, वेलफेयर मेजर्स इन द फैक्ट्रीज एक्ट के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, बायर रेमेडीज अगेंस्ट द सेलर आपके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि अनपेड सेलर के केस में बायर के पास क्या रेमेडीज है सेलर के अगेंस्ट में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। उसके बाद में बायबैक ऑफ शेयर 68 के ऊपर, डिबेंचर के ऊपर 71 के अंदर। इसके अलावा डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन 164 आएगा आपका। स्वेट इक्विटी उसका मीनिंग इशू, वो पूरा प्रोसीजर वगैरह आ सकता है। पार्टनर्स राइट, इंटरेस्ट एंड म्यूचुअल राइट्स, पार्टनर के एक दूसरे के प्रति क्या राइट है। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, रूल एंड इसेंशियल, ऑफर उसके रूल्स उसके इसेंशियल है ना। राइट एंड द रेमेडी ऑफ होल्डर व्हेन इट इज श्योर्ड। उसके बाद में वैल्यू चेन कंसेप्ट बिजनेस इथिक्स वगैरह के अंदर है ना। उसके बाद में रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ एंड इथिक्स के अंदर। सर, लेजिस्लेशन एज अ सोर्स ऑफ लॉ, उसको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। बोनस शेयर के बारे में, पावर ऑफ डायरेक्टर जो सेक्शन नंबर 179 के अंदर लिखा है। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के बारे में तुमको जनरली क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन तुम्हारे इसमें बहुत छोटा है ये वाला पोर्शन, ठीक है। और केवेटेम्टर, एक्सेप्शन टू केवेटेम्टर, मतलब आपका जो रहेगा ना, क्या बोल सकते हैं, क्या क्या एक्सेप्शन है वो पूरा का पूरा लिस्ट भी आपको देना पड़ेगा। कब कब सेलर लाइबल रहेगा, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं होगा, सेल और सैंपल के हिसाब से नहीं होगा, सैंपल के हिसाब से नहीं होता, क्वालिटी फिटनेस के हिसाब से नहीं होगा, बायर ने पर्पस बताया हुआ है, या एक्टिव कंसीलमेंट बाय सेलर हुआ है, या ब्रांड नेम वगैरह का केस है, वो सारा चीज़। अब सर आपको कहाँ से आएगा एमसीक्यू कहाँ से आएंगे सर? तो यहाँ पे मैंने दिए जनरली क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, 166 डायरेक्टर से आते हैं, पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी से आते हैं, ठीक है। कोरम ऑफ द मीटिंग आपका कौन सा, एनुअल जनरल मीटिंग वाला। माइनर एज है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन है। देन इंडोर्समेंट के टाइम पे आ सकते हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स के ऊपर आ सकता है, पार्टनरशिप विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप के ऊपर आ सकते हैं, ईएसआई के ऊपर आ सकता है ना, वाइट वॉश वगैरह, ये सारे वो चीज़ें जो आप लोगों ने करनी ही करनी चाहिए। सर, अब अगर मान के चलो मैंने कोई टॉपिक उठाया तो आप सबसे पहले किस तरीके से पढ़ोगे लास्ट के 24 घंटे के अंदर? जैसे आपने उठाया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये जो टॉपिक है ये आपके बाय हार्ट होने चाहिए, लर्न जुबानी होने चाहिए, कंटेस्ट होने चाहिए। और जैसे ही आपने ये टॉपिक सबसे पहले किए, ठीक है, आपका हो गया, ऐसे टिक करते जाओ इसके आगे। और जैसे आपने ये वाला टॉपिक किया, इसके बाद में अब आ जाओ टॉप 50 टॉपिक के अंदर। और टॉप 50 टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चन मतलब मैंने बोला हुआ है वो चीज़ें और कर लो। आप इतना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करके चल जाओ। सर, अगर मान के चलो अब मैं कर रहा हूँ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो ये चीज़ें सबसे पहले करो, ऊपर टॉपिक देखो वो कर लो, खत्म। सर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये चीज़ें कर लो, ऊपर वाले टॉपिक कर लो, खत्म। और ये ऊपर वाले ही टॉपिक मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये जब आप कर लोगे ना तो आप रेडी हो जाओगे आपके पेपर के लिए। सर, ये PDF हमें कहाँ पे मिलेगा? ये PDF आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है पेपर पैटर्न। देखो यारों, पेपर कैसे लिखना है वो बता रहा हूँ। जब भी आंसर लिखने की शुरुआत करो तो ऐसे लिखो, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1A। समझ में आ रहा है? शुरुआत ही यहाँ से करो, आंसर टू क्वेश्चन। मिडल में लिखो पेज के, क्योंकि साइड में लिखते कभी नंबर गलत लिखते, कभी लिखना भूल जाते और बाद में फिर समझ में आता है सीधा इट विल कॉज यू अटेम्प्ट, ठीक है। तो ये तरीका। अब जब भी आंसर लिखो, मेरे को पता है पहले तुम क्या करोगे, 30 MCQ करोगे। बेटा एक टारगेट लेके चलो, मतलब 15 MCQ करोगे, है ना, 30 मार्क के लिए। तो जो टारगेट लेके चलो, ये 15 में से अपने 12 MCQ सही होने चाहिए। मैं बड़ा रियलिस्टिक तरीके से बता रहा हूँ। बच्चा सोचता है 15 में से 15 सही होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन नहीं हुआ तो अननेसेसरी टेंशन में मत आना। 12 MCQ भी सही हो रहे हैं तो दैट इज मोर देन इनफ। और जितने मैंने टॉपिक बताए वहाँ से आपको MCQ देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है आपके 15 के 15 MCQ सही आ जाए, लेकिन इतने टॉपिक इतने MCQ तो आपके सही होने चाहिए। 12 24 मार्क कन्फर्म। अब सर
हम कोई भी 3 क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे जो अपने को बहुत बेस्ट आते हैं, और जब आप ऊपर वाला लिस्ट करोगे और आपका लर्न है, आप एग्जाम में वही क्वेश्चन देखोगे, आप बोलोगे ये मेरे को आता है, तो अब उस टॉपिक को सबसे भारी। अब आपने मान के चलो शुरुआत ही किया क्वेश्चन नंबर 5A से, सर चलता क्या ये? बिल्कुल चलता। और 5B से इसको आपने एकदम बेस्ट लिखा, एकदम बेस्ट, है ना? तो मान के चलो फिर आपने उठाया क्वेश्चन नंबर 2A और क्वेश्चन B, मस्त लिखा आपने। फिर आपने शुरुआत की क्वेश्चन नंबर 1 और फिर उस A और B। आपको टोटल 5 क्वेश्चन लिखने थे, बराबर। मैं बोलता हूँ ये इतना लिखने में और MCQ सॉल्व करने में इफ इट टेक ऑलमोस्ट 2 hours या 2.15 hours, दैट इज कंप्लीटली वैलिड। कंप्लीट सर क्यों? लास्ट में अपना स्पीड बढ़ जाता है, लेकिन जो हमने लिखा है वो बेस्ट लिखा है। अब क्योंकि तुमने जो लिखा है वो बेस्ट लिखा हुआ है, अब क्या हो जाता है, एग्जामिनर के दिमाग में तुम्हारा इंप्रेशन सेट हो जाता है। समझ में आ रहा है? और जैसे एग्जामिनर के दिमाग में तुम्हारा इंप्रेशन सेट हो गया, अब आगे के आंसर आपने थोड़े से अच्छे नहीं भी लिखे होंगे तो भी बच्चा वो आपको बहुत अच्छा मार्क दे देगा। अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए, सर मेरे को और एक क्वेश्चन अच्छे से लिखना है, मतलब इतना नहीं जितना मैंने ये लिखा है, बट हाँ ठीक ठीक। तो आपने उठा लिया लेट से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आपको सिर्फ A आता है, फाइन। और सर इसके बाद में मेरे को है ना क्वेश्चन नंबर 4 का B आता है। तो मेरा टोटल पेपर कितना हो गया बेटा? टोटल पेपर आपका हो गया 86 मार्क का। इज इट अ गुड अटेम्प्ट? वेरी गुड अटेम्प्ट। गुड नहीं है, बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है, क्योंकि 86 मार्क का अच्छा पेपर 100 मार्क के बुरे पेपर से कभी भी अच्छा होता है। 100 मार्क का पेपर लिखने के बाद में 40 मार्क भी नहीं आते। 86 मार्क का पेपर अगर आप लिख लोगे, एग्जामिनेशन लेकर आओगे, क्योंकि जो आपने लिखा है वो एकदम क्वालिटी लिखा है। सर इसके अलावा सर ऐसा हो गया ना सर, अब मेरे को कितने 5 करने लिखने थे, इसका भी आ गया सर, और एक आ गया मेरे को, A भी आ गया। लिख लो, लिख लो, ठीक है। तो आपने लिख लिया लेट्स से, तो कितने मार्क का पेपर हो गया सर हमारा? अब जो पेपर हो गया 93 मार्क का हो गया। इज इट अ गुड? वेरी गुड, वेरी गुड। समझ में आ रहा है क्या? एक्स्ट्रा पेपर लिखने की आपको जरूरत ही नहीं है, लेकिन जो आप पेपर लिख रहे हो वो आपको दी बेस्ट लिखना पड़ेगा। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस और नो? यस। लेकिन ये टेंशन बिल्कुल मत लेना सर पूरा ही पेपर लिखना है, नहीं, जितना लिखोगे बेस्ट लिखोगे, और जो बेस्ट लिखोगे अच्छा मार्क लेकर आओगे। अगर गंदा आंसर लिखना ही चाहिए तो वो सिर्फ एक क्वेश्चन होना चाहिए, कितना? एक, और वो भी कब लिखोगे? सबसे लास्ट वाले पेज पे। कुछ भी लिखना है लास्ट वाला एकदम। बट वो ऐसे ही हुआ कि कहीं पे अपन खाना खाने के लिए गए, पूरा पहले अच्छा खिलाया और लास्ट में गंदा खाना खिला, गंदा कुछ तो भी ऐसा आइटम खिला दिया जिसमें अपने खाने का मजा ही खत्म हो गया। ठीक है, एग्जामिनर को भी लगे यार गलत कर दिया इसको अच्छे मार्क देके। तो ऐसा स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं हो जाना चाहिए तुम्हारे साथ में। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जो लिखना है वो बेस्ट लिखना है, और बेस्ट लिखने का मार्क मिलता है। उसे बेस्ट कैसे लिखना है तो मैंने टॉपिक बता दिए ना, इन टॉपिक को तो लर्न करो। लर्न करने का सही तरीका क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाता है, डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आ गया, आप अपना पहले पढ़ो, और जब पढ़ रहे हो ना साइड में ना एक पेन लेके बैठो, पेपर लेके बैठो, एकदम गंदे हैंडराइटिंग में लिखना है। हाँ, सबसे पहले डिस्चार्ज कैसे होता है? परफॉर्मेंस है। अब मेरे को लिखने के लिए मैं बहुत अच्छे से लिख सकता, परफॉर्मेंस में क्या आता है? एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, टेंडर जिसको बोलते हैं ना। फिर डिस्चार्ज कैसे होता है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या आता है? एक्चुअल ब्रीच और एंटीसिपेटरी ब्रीच। फिर डिस्चार्ज कैसे होता है? डिस्चार्ज होता है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी से। फिर डिस्चार्ज कैसे होता है? डिस्चार्ज होता है ऑपरेशन ऑफ लॉ से। डिस्चार्ज होता है म्यूचुअल कंसेंट से। म्यूचुअल कंट्रेक्शन में नोवेशन, अल्टरेशन, रेमिशन, वेवर और रिसेशन ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट। फिर डिस्चार्ज कैसे होता है? लिखो, गंदी 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 हैंडराइटिंग में लिखो, लेकिन लिखो। जब आप ऐसा लिखते हो, मार्क माय वर्ड, जितनी मेहनत तुम हाथ से करोगे उतना आपको अपना हाथ सपोर्ट करेंगे एग्जाम में लिखने के लिए। ठीक है। अब सर हमने क्या करना है? जब भी आप पेपर लिखो, जब आप पेपर ऐसे लिखोगे, राइट, पेपर लिखने के बाद में आपको क्या करना है? अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करना है इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। क्यों सर? क्योंकि एग्जामिनर को वो बताना है जो आप बताना चाहते हो, ना कि वो पढ़ना चाहता है। क्यों? देखो थोड़ा अलग लगेगा लेकिन एग्जाम्पल समझ में आएगा। इंस्टाग्राम पे गए, इंस्टाग्राम पे तुमने रील देखी, रील में तुम कुछ और देखना चाहते हो लेकिन सामने वाला कुछ और बता रहा है, तो अपना ध्यान किधर जाएगा? जो वो बता रहा है। फिर अपने को रील में समझ में नहीं आता क्या? अपन ने वो रील देखी थी जिसके अंदर लड़की बोलती तुमको क्या दिखा? वो बोलते हैं एक लेडी है वो झगड़ा कर रही, क्यों बोले उसके पीछे तुमको अक्षय कुमार नहीं दिखा क्या? फोकस। ऐसे काफी रील होता है। तो उसी तरीके से एग्जामिनर का अटेंशन अपने को लेकर आना है, अपने कीवर्ड्स पर उसको करना है अंडरलाइन। इसको बोलते हैं बेस्ट पेपर। आंसर कैसे लिखेंगे सर? पॉइंटर में लिखेंगे।
पैरा पैरा नहीं लिखेंगे, पॉइंटर में आंसर लिखेंगे। सर केस लॉ आया तो केस लॉ आया तो फिर प्रोविजन ऑफ लॉ लिखना, फैक्ट ऑफ केस लिखना और फिर कंक्लूजन लिखना। सर नहीं, मेरा प्रोविजन ऑफ लॉ बहुत अच्छे से लर्न है, तो शुरुआत करना फैक्ट ऑफ केस से। सर गलत है ना, कुछ ही गलत नहीं है, फैक्ट ऑफ केस से शुरुआत कर डालो, फिर लिखो प्रोविजन ऑफ लॉ और फिर कर दो आपका क्या, कंक्लूजन। दैट इज कंप्लीटली एक्सेप्टेबल और थोड़ा सा यूनिक अलग दिखेगा ना, एग्जामिनर को सही होगा। अब ये सब कुछ होने के बाद में तुम पेपर से क्या निकलोगे बाहर, तुम्हारा दोस्त पूछेगा पेपर कैसा गया, तुम्हारा पेपर भले ही वाहियात गया होगा, उसको बोला 1 नंबर, मजा आ गया भाई। क्यों बेटा, अगर उसने कुछ बोला रहता तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूटा रहता, उससे अच्छा सामने वाले के कॉन्फिडेंस की माँ बहन कर दो। कैसे? क्योंकि देखो द पेपर इज डन, द पेपर इज डेड बट योर अटेम्प्ट इज नॉट। आपका फोकस होना चाहिए अगले। अगर मान के चलो तुमने बहुत ही ज़्यादा विश्वास किया था कि क्रिकेटर है भाई, ये बहुत अच्छे से ठोकेंगे आज के दिन। अब मेरे को क्रिकेटर के नाम नहीं मालूम, पुराना क्रिकेटर मान के चलो विराट कोहली ले लिया तुमने, बोले भाई आज ये ठोकेगा, यार रोहित शर्मा ही है शायद, है ना, उसको ले लिया तुमने, बोले आज ठोकेगा, नहीं ठोका, आउट हो गया, तो मैच बंद कर देते यार। नेक्स्ट जो है उसके ऊपर विश्वास रखते हो, नेक्स्ट जो है उसके ऊपर। तो बिल्कुल भी किसी के साथ में पेपर डिस्कशन मत करना। किसी ने पूछा पेपर कैसे गया, दी बेस्ट गया, पेपर कैसे गया, दी बेस्ट गया, और ये सबसे सुप्रीम पेपर था बोलना, ऐसे बोलना। समझ में आ रहा है क्या? इस तरीके से आप लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर किसी ने तुमको क्वेश्चन के आंसर पूछे, बोलना भाई मत पूछ, मैं बता दूंगा तेरे को, गलत हो जाएगा। जो मैं पढ़ा हूँ ना विच पेपर में, एग्जैक्ट क्वेश्चन पढ़कर आया था सुबह, विच पेपर में आया, बोलना मैं एज इट इज छपा है, ऐसे तुम बोलो उसको। अब पंगा क्या हो जाएगा, बोलना तू मेरे को पूछेगा मैं कुछ और बोलूंगा और तेरे को डर लग जाएगा। बोलना इससे अच्छा तू मैं पूछ, मैं तेरे भलाई के लिए मैं नहीं बताना चाहता, वो पूछ रहा है मैं नहीं बताऊंगा तेरे भलाई के लिए, दैट्स इट, गेम ओवर, निकल जाओ। बिकॉज वो क्वेश्चन आंसर के चक्कर में तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूट सकता है। तुम लोगों ने जो पेपर गया जिसके लिए तुम कुछ नहीं कर सकते, उसके वजह से तुम तुम्हारे अगले वाले सारे पेपर को क्या कर सकते हो, खराब कर दोगे। समझ में आया? तो गाइज दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, विजय भव।